अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्ट सवाल और जवाब, यानी कि क्वेश्चन और आंसर आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने आपको माक़बल में भी इस बात को जिक्र कर दिया कि बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जा रही है और पिछले साल जो पढ़ाया गया था उसमें बहुत सारी कमियाँ रह गई थी। वक्त की किल्लत की वजह से बार बार इस बात को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत की वजह से, यानी क्या लीजिए किल्लत वक्त, क्या होता है बाबू? किल्लत वक्त, वक्त की किल्लत क्या होता है? किल्लत वक्त की वजह से क्या हो गया था, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाया था, यानी आपको सहूलतें नहीं दिया गया था। लेकिन ये वाला सेशन जो है, यानी कि 26 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इंशाल्लाह उसको इस तरीके से तैयारी कराकर आपके सामने पेश किया जाएगा, यानी आपको इस लेवल का बना दिया जाएगा कि जो भी सवालात अगर किताब से आते हैं और उसके बाद कवायद से आते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर उसको आपने कमा हक़ व ईमानदारी से पढ़ा है तो फिर उसके सवाल का हल करना आपके चुटकियों का खेल रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी किताब के अंदर आप बताइए कि तकरीबन 5 सवालात है, उसको हम हल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो है, ये इसके अंदर भी 5 सवालात दिए गए हैं, आप अपनी किताब के अंदर देख लेंगे, वहाँ भी 5 सवालात दिए गए, उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद यानी कल के सबक में, आज का नहीं कल के सबक में हम ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब हल करेंगे। उसके बाद इन तमाम का PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, फिर आप वहाँ से PDF लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो गोया कि पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसके सवाल और जवाब हल कर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद PDF आपको दे दिया जा रहा है। इससे बढ़कर आपके लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है? इससे और क्या आसानी आपके लिए हो सकता है? बस अगर कमा हफ्तों अगर आप पढ़ते रह गए तो इतना तो यकीन कर लीजिए कि इसके बाद आपको कहीं भी आपको किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन भी किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उम्मीद बनाए रखें, आप यकीन करिए। बस मैं यही कह सकता हूँ कि आप यकीन करें कि पूरे के पूरे सिलेबस जो है इंशाल्लाह वक्त से पहले हमने शुरू भी कर दिया। यानी कि होता है ना कि 2 से 3 माह होता है तो लोग शुरू करते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, 2 से 3 माह जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाता है। न उस्तादी को समझ में बेहतरीन तरीके से आती है बातें, न बच्चों को समझ में आता है, जिसकी वजह से सबके सब परेशान रहते हैं। ठीक है ना? तो उस परेशानी को हल करने का सबसे सुनहरा रास्ता यही, तरीका यही है कि हम जितना जल्दी हो सके शुरू कर दें, थोड़ा पढ़ें, बेहतर पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि फिर कभी उसको भूलें नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताखिर। पहला नंबर सवाल कहता है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ठीक है ना? यानी ये देखिए, आप अपनी किताब के अंदर भी पढ़ें खाका। खाका के बारे में क्या होता है, हम पहले भी आपको जिक्र की सबक जब पढ़ाए थे तो वहाँ भी बता दिए थे। खाका क्या होता है कि एक ज़हन की बातें होती है, समझ लेना, यानी कि किसी के मुताल्लिक कोई बातें लिख देना, जो आपके जहन में उसकी तस्वीर जो छपी हुई होती है उसी को बेहतरीन अंदाज में लिख देना और उसके अंदर मुताद्दद चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जिसको आपने पढ़ लिया। यानी कि खाका निगार इस तरीके से हो कि खाका पढ़ने वाला शख्स न रोए, न रोते रह जाए, न हंसते रह जाए और न वो गमगीन ही रहे। यानी कि उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि बाज़ औक़ात में वो हंस दे, बाज़ औक़ात में रो दे, बाज़ औक़ात में वो क्या कर ले, यानी कि वो हंस पड़े। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो खाका निगारी करता है तो वो बेहतरीन खाका उससे माना जाता है और लिखने वाले को बेहतरीन खाका निगार भी समझा जाता है। ठीक है ना? तो उसी को कहते हैं उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका निगार कौन है, खाका कौन सा है? तो उसके बाद कहते हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का पहला खाका है। समझ रहे हैं? चलिए आगे कहते हैं उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, यानी कि खाका लिखने वाले उर्दू के सबसे पहले कौन है? तो उसके जवाब में कहते हैं फरतुल्लाह बेग साहब। 3 नंबर सवाल कहता है नसीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो जाहिर सी बात है, घिसी पिटी बात है, ये आप पढ़े भी हैं, उस्ताद थे। क्या थे बाबू? उस्ताद थे। चौथा नंबर सवाल ये है फरतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, यानी फरतुल्लाह बेग साहब जिस मदरसे में रहते थे, पढ़ते थे, वहाँ कौन थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया मियाँ दानी साहब थे, यानी कि ये इनके साथी थे, फरतुल्लाह बेग साहब के साथी थे जो मदरसे में रहकर इनके साथ ये भी तालीम हासिल करते थे। ठीक है ना? 5 नंबर सवाल कहता है नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खाका। किस सिनफ से बाबू?
खाका से है, चूँकि नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है वो खाका से है। और आगे पढ़िएगा आप डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के बारे में पढ़िएगा, या कि 10th के अंदर आप पढ़े भी होंगे कि नज़ीर अहमद साहब का जो है ये खाका निगार ही नहीं थे, बल्कि एक आते नावल निगार भी। ये बहुत ज़बरदस्त डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल तौबतुन नसूह आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि ये सिर्फ खाका निगार ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक बेहतरीन नावल निगार भी है। समझ रहे ना। तो ये रहा, आप बताइएगा 5 सवालात और उसके जवाब आप तक पेश कर दिया गया। चलिए मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। देखिए बात वही होती है, इसके लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ से शुरू करें, फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है ना। यानी क्यों को हटा दें और बाकी उसी चीज़ को अगर हम कॉपी कर देंगे तो एक लिखने का तरीका ये भी होगा। दूसरा तरीका ये है कि पढ़ने के लिए, यानी कि जो महल्ले इस्तिदलाल, यानी कि यूँ कर लीजिए जो यहाँ पे बातें पूछी जा रही है केवल बस एक लफ्ज़ों में, एक जुमले में उसका जवाब दे देना, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो और चूँकि इसको फसीह भी माना जाता है उर्दू के अंदर, उसी को यहाँ पे हमने बहुत शॉर्टकट में, यानी कितना लंबा चौड़ा को हमने शॉर्टकट में लिखने का प्रयास किया है, ठीक। 2 नंबर सवाल करता है, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। जैसा कि आप पढ़े हैं, चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, तो आपको पता ही आपको मालूम हो ही गया होगा कि मियाँ रज़ा साहब जो थे ये क्या कहते हैं, कौन थे भाई, इनके साथ मियाँ दानी साहब और मियाँ रज़ा साहब, उसके बाद फिर फरतुल्लाह बेग साहब और ये मियाँ दानी साहब जब पढ़ते थे तो फरतुल्लाह नज़ीर अहमद साहब के पास जब गए थे पढ़ने के लिए, तो उनके पढ़ाने का अंदाज़ इन लोगों को इतना अच्छा लगा, जब ये मदरसे में आए तो इसका चर्चा किए, ठीक है ना। और चर्चा करने के बाद फिर क्या हुआ, इनको भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ कि हम भी जाकर पढ़ें और उनसे हम अपनी तालीम हासिल करें। तो वो वहाँ पे गए थे पढ़ने के लिए। चूँकि ये मियाँ रज़ा साहब जो थे वो नज़म को नसर में बना देते थे, यानी शेर जो पढ़ते थे ऐसा लगता था कि वो नसर है, यानी बिखरी हुई तरीके से वो पढ़ते थे, ठीक है ना। तो उसी को कहा यहाँ पे, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। जाहिर सी बात है, छुट्टी जो होने की वजह जो थी वो क्या थी, वो अरबी के जो शायर थे उनके शेर को गलत पढ़ देना, इसी वजह से। तो उसी को हमने लिख रखा, अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी। ये अरबी के बहुत ही मशहूर शायर है मुतनब्बी, इसकी किताब है दीवाने मुतनब्बी, पढ़ के दीवाना हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही उम्दा किताब है। तो उसके बाद कहते हैं 3 नंबर सवाल ये है, फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया एराबी गलतियाँ। जैसा कि आपको पता है, हमने माफूल भी बता दिया कि एराबी गलतियाँ क्या होती है, ज़बर ज़ेर पेश है कि नहीं। जैसा कि आप मान लीजिए यहाँ पे कि रहमत हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ठीक है, रहमत, ठीक, ये हो गया रहमत। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ज़बर, जैसे कि आप पढ़े हैं ज़बर ज़ेर पेश, इसी को बोलते हैं, बोला जाता है बाबू एराब, ठीक है ना। तो ये जो थे फरतुल्लाह बेग साहब थे, जब ये शेर पढ़ते थे तो इनकी एराबी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उसी को आपके किताब में सवाल बनाकर पूछा गया कि फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया एराबी गलतियाँ करते थे। सवाल नंबर 4 है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो उनके उसके बाद उसको जिक्र किया, नज़म को नसर बना देते थे। कैसे बना देते थे भाई, नज़म को नसर बना देते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था। उसके बाद वाला सवाल ये है कि मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे। क्या करते थे, बच्चों से इबारत पढ़वाते थे, और उसके बाद फिर मौलवी साहब क्या करते थे, उस इबारत के अंदर जो गलती होती थी उसको बताते, फिर उसका तर्जमा करते और फिर उसको समझाया करते थे। और चूँकि आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें जो होती है, जैसे कि कह लीजिए फ़िक़्ह की, वो क्या होता है फ़िक़्ह, यानी कि मसाइल जिसे कहते हैं मसाइल, ठीक। उसके बाद बहुत सारी किताबें हैं, फ़िक़्ह की हो गई, अरबी की हो गई। तो ये बड़ी बड़ी जो क्लास में यानी कि मदरसे वगैरह के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती है उसके अंदर एराब वगैरह नहीं होता है। और जब एराब नहीं होता है तो बच्चों को खुद से हल करने के लिए बोला जाता है, बच्चे खुद से हल करते हैं, फिर अपने उस्ताद के पास जाकर पढ़ते हैं, फिर उनको जो बातें समझ में नहीं आती उस्ताद साहब समझाते हैं। तो ये तरीका जो है ये सबसे उम्दा और सबसे बेहतर है। लेकिन
अब तो बिल्कुल उल्टा हो चुका है कि बहुत सारी जगहों पे मदरसे के अंदर भी देखा जाता है कि अब उस्ताद गए और उसके बाद फिर क्लास में हाजिर हुए, अपने से इबारत पढ़े, अपने से तर्जमा किए, फिर मतलब वगैरह समझाए, निकल लिए। तो उसका सबसे बुरा असर ये पड़ता है बच्चों के ऊपर कि बच्चों की जो सलाहियत होनी चाहिए, यानी कि काबिलियत जो होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। लेकिन हम लोग जिस मदरसे में पढ़ते थे वह उस मदरसे की ये रूल्स था कि बच्चे खुद से हल करेंगे और खुद से वो समझाएंगे, फिर उनको जो बातें समझ में नहीं आती थी उस्ताद बस रहनुमाई करते थे, यानी कि सारा का सारा काम उनको करना था। तो एक बात यहाँ पे आ गई इबारत पढ़ने के हवाले से, इसलिए हमने इस बात को जिक्र कर दिया, ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू, और आप बताइएगा तकरीबन ये दोनों मिलाकर 10 सवालात हुए हैं और उसके जवाब पेश कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।